परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोसिफेलिस के बारे में। तो हम हाइड्रोसिफेलिस को पहले हम ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और क्या होता है। देखो, हाइड्रोसिफेलिस को समझने से पहले हमें जो है ना कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे ये जो है ड्रेन होता है। ड्रेन का मतलब रीएब्जॉर्ब होता है, तो ये समझना पड़ेगा। फिर हमें हाइड्रोसिफेलिस को अच्छे से समझने के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, इसको समझना पड़ेगा। मेनिंजेस लेयर क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। डूरा मैटर, पाया मैटर, सब ऑर्गेनाइड मैटर, ऑर्गेनाइड लेयर, ये सब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। जब जाकर हमें समझना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन, आपका सेरिबुलम, ये सब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो सारे पार्ट्स को ही समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर नहीं जानते बेसिक, हम आपको बताते जाएंगे, ज़्यादा टाइम तो इस सब में लगाएंगे नहीं, हल्का हल्का समझाने के बाद आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। हाइड्रोसिफेलिस इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF बोलते हैं, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ओवर प्रोडक्शन करने लगता है, मतलब जितना प्रोड्यूस कर नॉर्मली होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होने लगेगा, तो वैसे कंडीशन को भी हम जो है क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं। अब ये कुछ कारणों के बेस होता है, या तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, तभी तो जाके फ्लो नहीं हो पा रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है एक ही जगह पे, या फिर जो है जहाँ से ये बन रहा है वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही होगी, तो उससे जो है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। दो ही चीज़ें आ रही है सामने, आगे हम पढ़ेंगे। यही चीज़ हमने सामने लिखा हुआ है, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हाइड्रोसिफेलिस इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स ब्रेन और ब्लॉकेज ऑफ normal flow of CSF between the ventricles and spinal canal, and also due to inadequate absorption. It is left untreated, increase in pressure on the skull and brain which can damage the structure of the brain. ये इसका इंट्रोडक्शन था। कुछ एनिमेशन वीडियो लगाया हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझने में आसानी होगा। अब आपने कुछ समझा होगा, फिर से हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं। आपने वीडियो देख लिया, देखो ये था ब्रेन का वेंट्रिकल्स, जो जहाँ पर जो है CSF जो है आपका एक्यूमुलेट कर जाता है। जब ये एक्यूमुलेट करता है तो ब्रेन में जो है ये और ज़्यादा अपना जो जगह ले लेता है, फैल जाता है। ये फैलता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है CSF जो है हद से ज़्यादा क्या होता है, एक्यूमुलेट कर जाता है, भर जाता है। अब देखो, ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें होती है। पहला आपका जो है ब्रेन टिश्यूज़, क्या होता है, ब्रेन टिश्यू, है ना। दूसरा दूसरा ब्लड, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो भी है ब्लड के अमाउंट, वो होता है। तीसरा आपका CSF, है ना। ये तो तीन चीज़ें होता है ब्रेन के अंदर, और अगर CSF बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ब्लड और ब्रेन टिश्यू पे ये क्या करेगा, फोर्स डालेगा। ये अगर फोर्स डालेगा तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ब्लड थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा, ब्लड जो है ब्रेन के अंदर कम प्रोड्यूस होगा, कम ट्रांसपोर्ट होगा ताकि जगह मिल सके ब्रेन को, या फिर ब्रेन टिश्यू ही थोड़ा सा कंप्रेस होगा। अब एक हद तक तो ब्रेन भी सह लेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें हाइड्रोसिफेलिस मतलब वाटर जो है, वाटर नहीं कर सकते, वाटर यहाँ पर CSF को बोला जा रहा है, क्योंकि CSF जो है ना वो वाटर के साथ साथ कुछ कैल्शियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सभी को मिलकर CSF बनता है। तो ये जो CSF है ये लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हम हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, और जो CSF है ये वाटर की तरह ही है। तो CSF अगर बढ़ेगा तो टिश्यू कंप्रेस होगा, ब्लड कम होगा। एक हद तक तो बॉडी सह लेगा, लेकिन अगर लेवल से ज़्यादा हो जाए कम, तो बॉडी भी सह नहीं सकता, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और कई सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सिम्टम हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम ये भी देखेंगे जब ब्रेन टिश्यू पे क्या कंप्रेशन के क्या इफेक्ट मिलेंगे, ब्लड वेसल जब लो हो जाएगा, ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड कम सप्लाई होगा तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। फिलहाल
ये चीज़ें जो होती है वो न्यू बॉर्न के अंदर होता है। न्यू बॉर्न मतलब छोटे बच्चे, ये तो न्यू बॉर्न हो गया मतलब जो अभी फिलहाल में जन्म लिए, पर छोटे बच्चे जैसे इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, एडल्ट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। फिर आपको एल्डर स्टेज में, मतलब जब हम 70s 80s के करीब होते हैं एज में, जब देखने को मिलता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने, इसमें जो स्कल बोन है ना, ये फ्यूज अभी अच्छे से नहीं करते हैं, कुछ गैप होता ही है। तो जब ब्रेन के अंदर हाइड्रोसिफेलिस जब कंडीशन होता है तो ये जो स्कल बोन है ये खुल सा जाता है, ये जो फ्यूज नहीं होता है तो ये खुल सा जाता है। और ये जो मैक्रोसिफेली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्कल बोन, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेन, ये देखने को मिलता है। अब वीडियो देखेंगे आप। अब हम बात करेंगे इसके इंसिडेंस की। क्या है बात? प्रिवेलेंस और इंसिडेंस। देयर इज 6000 केस of hydrocephalus born in every year in India. Worldwide incidence of pediatric hydrocephalus is at nearly 4 lakh cases. तो दो चीजें देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर जो है 6000 और वर्ल्ड वाइड जो है आपका, वर्ल्ड वाइड आपका 4 लाख, वर्ल्ड वाइड आपका 4 लाख देखने को मिल रहा है। और इंडिया के अंदर आपका वर्ल्ड वाइड आप इंडिया के अंदर 6000 केसेस हर साल आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं CSF, हम नॉर्मली CSF को जल्दी से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये हमने पढ़ रखा पहले भी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ लिक्विड सेक्रेटेड बाय द कोराइड प्लेक्सिस फाउंड विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड एक्टिव सिक्रेशन। इट सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एक्टिंग एज प्रोटेक्टिव कुशन अगेंस्ट इंजरी। इस स्लाइड के अंदर 3 चीजें बताने की कोशिश की गई है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? पहला, CSF क्या होता है। दूसरा ये बताने की कोशिश की गई है कि CSF कहाँ से बनता है। और तीसरा, CSF का क्या काम है, फंक्शन ऑफ CSF। तो CSF एक लिक्विड होता है जो कि कोराइड प्लेक्सिस, अब कोराइड प्लेक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे जूम करके देखेंगे, है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं कोराइड प्लेक्सिस। क्या कहते हैं? कोराइड प्लेक्सिस। और ये आपका वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन हुआ। अब आप एक चीज समझिए, ब्लड वेसल्स है ब्रेन के अंदर, जो ब्लड सप्लाई होता है वो जो है ना, उसी को फिल्टर करता है कोराइड प्लेक्सिस और बनाता है CSF। ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। और ये CSF जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। ब्रेन के अंदर होता है वेंट्रिकल्स। और ब्रेन के अंदर कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये वेंट्रिकल्स के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। चारों वेंट्रिकल से गुजरते हुए ये पहुंच जाता है 2 जगह पे। कहाँ पे? पहला जगह है वो है आपका स्पाइनल कनाल के रास्ते से ये स्पाइनल कोड में पहुंच जाता है, जो कि मेनिंजेस जो हमारे अंदर वहां पे पहुंच जाता है। और एक ब्रेन के चारों तरफ पोजीशन ले लेता है। इसका काम क्या है? ये जो है कुशन प्रोवाइड करता है और ब्रेन को जो है क्या करता है, ब्रेन को जो है, ये जो है ब्रेन को कहीं ना कहीं हमारा एक्ट करता है जो प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो है प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, कोई इंजरी होने से प्रोटेक्ट करता है ना। अब बात आती है CSF इज ए प्रोड्यूस एट रेट ऑफ 0.3 ml पर मिनट। ये आपका 0.3 ml है पर मिनट दे रखा है कि आपका पर मिनट जो है 0.3 ml 0.33 ml जो है प्रोड्यूस होता है। और पूरे दिन में जो है आपका 500 ml प्रोड्यूस होता है। द टोटल वैल्यू ऑफ CSF, जो टोटल वैल्यू है CSF का, वो वेरी करता है एज के साथ साथ। एडल्ट में रेशियो होता है 100 to 150, 100 से 150 ml जो है आपका वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। पीडियाट्रिक का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। पीडियाट्रिक में जो है 100 जो है 8 mg पर DL, ये हमारे इन्फेंट्स के लिए होता है। और 77 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये हमारा होता है 1 से 2 महीने के बच्चों के लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं हम उसको पढ़ेंगे ना।
अभी जो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ये क्या है, मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन है। आप आगे देखिए, अब एक चीज और देखिए आप, ये जो हमने देखा ये जो लेयर है ये जिसको अभी हमने फाड़ के हटाया है, इस लेयर को हम कहते हैं सेप्टम पेलोसिडम। ठीक है, तो ये लेयर का नाम है। ठीक है, वहाँ की आगे चलते हैं। अब फिर से हम देखेंगे एक चीज, अब जो ये हटने के बाद, सेप्टम पेलोसिडम हटने के बाद जो ये कैविटी देखने को मिल रहा है जिसके अंदर CSF भी है अभी, तो इस कैविटी को हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? लेटरल वेंट्रिकल्स। आगे चलिए, अब ये जो आपने देखा ये जो रास्ता है, वेट अ मिनट, ये रहा, ये जो रास्ता है, ये रास्ता जिसको हमने अभी क्लैंप से थोड़ा सा उठाया है, ये रास्ता जो आप पुल सा देख रहे हैं, ये रास्ता, ये वाला रास्ता जो यहाँ से यहाँ तक है, इस रास्ते को हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मैनरो। इसको हम फोरामेन ऑफ मैनरो के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। ये लेयर अभी जो आप देख रहे हैं, ये वाला लेयर, ये लेयर जो है अभी आप देख रहे हैं, ये लेयर, ये जो है आपका, इस वाले स्पेस को हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। आगे चलिए, अब ये जो पार्ट है ये डायसेफ्लॉन का पार्ट है, और ये जो कैविटी जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रास्ता। सॉरी, एक मिनट, है ना, ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सकरा सा रास्ता, बहुत पतला सा रास्ता है, और इस रास्ते को, इस डक्ट को हम कहते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस। क्या कहते हैं? एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस। अभी देखेंगे आगे और अच्छे से। और ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका हो गया सेरिबेलम का पार्ट, और इधर जो है ब्रेन स्टेम पोन्स मेडुला है। ठीक है, और ये दिखाना चाह रहा है, ये स्पेस दैट इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल, और ये जो हम डक्ट के बारे में आपको पहले डिस्कस किए थे, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस, और ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोरामेन ऑफ मैनरो, और आगे था आपका लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, समझ गए होंगे। अब CSF कैसे सर्कुलेट करता है उसको भी देख लीजिए। CSF आता है कहाँ से? लेटरल वेंट्रिकल से। कोराइड प्लेक्सस जब प्रोड्यूस करता है तो लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है। लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद जो है ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर उसके आता है ये इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मैनरो में। इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मैनरो, जो ये पुल सा रास्ता हमने देखा था, उस रास्ते को क्रॉस करते हुए ये आता है थर्ड वेंट्रिकुलर में। ये थर्ड वेंट्रिकुलर से जो है ये आता है आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जिसको हम एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस, याद रखना इस नाम को, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस। ये जो है एक्वेडक्ट बहुत सारा पतला सा रास्ता है, उससे गुजरते हुए चला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में। और फोर्थ वेंट्रिकल्स यहाँ से जाता है दो जगह, एक तो ब्रेन के चारों तरफ, ये ब्रेन के चारों तरफ देता जगह है, और दूसरा ये स्पाइनल कोड में क्या करता है, थोड़ा सा CSF स्पाइनल कोड में और थोड़ा सा ब्रेन स्टेम के चारों तरफ। अब बात हम करते हैं काउजेज की, कि क्या क्या कारण है हाइड्रोसिफिलिस होने की। पहला दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। पहला कंजेनिटल, जो कि जन्म के साथ ही होता है, नेचर ने हमें पहले से ही दे दिया होता है कंजेनिट, ये जो है हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन। दूसरा, कोई ऐसे बीमारी हो जाता है बाद में, बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस। ये है एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस के कुछ लिस्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अभी कंजेनिटल के। कंजेनिटल में क्या आ गया? कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन क्या हो गया? जब हम एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं, फीटस डेवलपमेंट होता रहता है, उस समय कोई एबनॉर्मलिटीज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो है वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा फैला होता है। शुरू में ही बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके आता है, और हाइड्रोसिफिलिस का कंडीशन लेके आता है बाय बर्थ ही। दूसरा, एक्यूडक्ट स्टेनोसिस, जो हमने एक्यूडक्ट देखा था, पतला सा रास्ता देखा था, बहुत पतला सा रास्ता, वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाके मिलता है। वो पतला सा रास्ता, और स्टेनोसिस का मतलब होता है सुकरना,
ये इसका मतलब होता है, और नैरोइंग होना, तो ये नैरो और पतला आता है तो कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में ही क्या हो जाएगा, सीएसएफ क्या होगा, ऊपर में ही एक्यूमुलेट कर जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ बच्चा जन्म लेता है, जिसमें क्या होता है कि जो है आपका जो है ट्यूब जो है नॉर्मल जो है, इसमें जो है ट्यूब जो है सही से क्या होता है फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन देखने को मिलता है। डेंडी वॉकर सिंड्रोम, डेंडी वॉकर सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो है सेरिबेलम जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, तो अफेक्ट होने के कारण जो है आपको हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। एर्केनॉइड कैलोरी सिंड्रोम, एर्केनॉइड कैलोरी सिंड्रोम जो है ये एक तरीके का साइंटिस्ट का नाम है, और इस साइंटिस्ट के नाम के ही जो है ऊपर जो है डिजीज का नाम रखा गया है। और एर्केनॉइड कैलोरी सिंड्रोम के अंदर जो है कहीं ना कहीं ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है ये जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है क्या हो जाता है, डाउनवर्ड जो है खसक जाता है, जिसको हम कहते हैं हर्निएशन। ये जो है हर्निएशन आता है, हर्निएशन के कारण जो है आपका जो है स्पाइनल पार्ट जो है ये कहाँ पे आता है, ये पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और अगर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचेगा तो वैसे कंडीशन में जो है आपका जो है हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। फिर है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन के अंदर जो है यूट्राइन टाइम में ही जो इन्फेक्शन होता है, जिस इन्फेक्शन को हम कहते हैं टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च में आ गया आपका टैक्सोप्लाज्मोसिस, ओ में आ गया अदर इन्फेक्शन, आर से हो गया रूबेला, सी से हो गया आपका साइटोमेगालोवायरस, और एच से हो गया हेर्पिस। तो ये जो ये सारे जो है ना, इन सभी इन्फेक्शन डिजीज से जो है होने वाले हाइड्रोसिफिलिस को काउजेज होते हैं। आगे एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस डेवलप आफ्टर बर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सच एज हेड ट्रमा। हेड ट्रमा, अगर सर में चोट लगता है तो कहीं ना कहीं इससे जो है लेयर्स वगैरह इन्फ्लामेशन आता है, जिससे जो है आपको हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर्स हो गया तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा पाथवे में, और जो सीएसएफ है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस लेयर। इसके अंदर जो लेयर है जैसे कि आपका डूरामेटर, आर्कोनाइड मेटर, और आर्कोनाइड मेटर के नीचे होता है सब आर्कोनाइड मेटर, और सब आर्कोनाइड के बाद जो होता है वो होता है पायामेटर। तो कहीं ना कहीं इन सभी लेयर में इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, आपका जो है सही से ड्रेनेज नहीं हो पाएगा सीएसएफ का, और कंडीशन अराइज हो जाएगा हाइड्रोसिफिलिस। पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, अगर वेंट्रिकल्स के अंदर जो है हेमरेज देखने को मिलेगा तो इससे अगर ब्रेन के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन होगा, फिर क्लॉट फॉर्मेशन से जो है आपको फिर जो है सीएसएफ मूव नहीं कर पाएगा, तो फिर जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, तो फिर सीएसएफ क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट जाएगा एक ही जगह पे, और कंडीशन अराइज होगा हाइड्रोसिफिलिस। इंट्राक्रैनियल हेमरेज में भी सेम होता है, क्रेनियल के अंदर क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। टाइप्स के अंदर क्या हो गया, टाइप्स में आ गया दो टाइप्स का आ गया, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब जो पाथवे है वो सही से काम कर रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है पाथवे के अंदर, तो फिर दिक्कत कहां पे है, सीएसएफ विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम द कंडीशन अराइजेज आइदर ड्यू टू इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन, जो एडुकेट एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, टू एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सीएसएफ प्रोड्यूस, जो सीएसएफ है वो एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है कोई ना कोई ट्यूमर वजह से, तो इससे जो है कंडीशन एराइज होता है, कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसिफिलिस। सब आर्कोनाइड या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है इसके अंदर। मेनिंजाइटिस इसका एक कारण है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ आर्कोनाइड विलाई, स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ द सबआर्कोनाइड स्पेस फॉलोइंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी कैन आल्सो प्रिवेंट द सीएसएफ काउज डिफ्यूज वेंट्रिकुलर डायलेशन। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस, इसके अंदर पाथवे में कहीं ना कहीं रुकावट आएगा। अगर CSF is blocked along one or more narrow passage connecting the ventricles, one of the most common causes एक्टोडेक्टल स्टेनोसिस, जो हमने एक्टोडेक्टल ऑफ सेल्विस देखा था वो कहीं ना कहीं नैरोइंग हो जाएगा उसका, या फिर थर्ड या फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, उसमें जो है कहीं ना कोई स्मॉल पैसेज में रुकावट आएगा, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसिफिलिस। फोरामेन ऑफ मैनरो ऑब्स्ट्रक्शन में लीड टू डायलेशन ऑफ द वन और बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स, अगर फोरामेन ऑफ मैनरो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो भी जो है डायलेशन होगा किसका, वेंट्रिकल्स का। द एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस ऑब्स्ट्रक्शन में लीड टू द डायलेशन ऑफ द बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स एज वेल एज द थर्ड वेंट्रिकल्स। फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू बी डायलेशन ऑफ द एक्वेडक्ट एज वेल एज द लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स। तो जो थर्ड वेंट्रिकल्स है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है कहीं ना कहीं उसमें भी आपका जो है ऑब्स्ट्रक्शन काज हो सकता है। अब हम इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण को हम देखेंगे, तो इसके लक्षण जो है इन्फेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा ये देखिए। लार्ज हेड साइज, जो हेड का जो साइज है वो कहीं ना कहीं लार्ज देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस, जो
हेड का जो सरकमफेरेंस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। वल्जिंग एंड टेंस फ्रंटेनाइल और सॉफ्ट स्पॉट, जो फ्रंटेनाइल जो स्पेस है कहीं ना कहीं उसमें जो है आपका वल्जिंग देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा। प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन, जो प्रेशर है आईसीपी के वजह से, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो वेन है वो भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बाहर की तरफ दिखेंगे। डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आई, ऑप्टिक नर्व पे जो है ज्यादा फोर्स पड़ने के ऊपर जो है आपका जो है आई जो है वो भी आपको सनसेट पोजीशन में देखने को मिलेगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग कैसा देखने को मिलेगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। सेलिपिनेस, कहीं ना कहीं बच्चे जो है बिल्कुल सोते हुए दिखेंगे। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। सीजर, बच्चे के अंदर जो मिर्गी के दौरे देखने को मिल सकते हैं। छोटा बच्चा जैसे चिल्ड्रन हो गया, एडोलेसेंट में क्या देखने को मिलेगा? नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व जो कहीं ना कहीं उसमें अगर इन्फ्लामेशन होगा तो पेप्लिडोमा देखने को मिलेगा। वुलर्ड और डबल विजन, डबल विजन देखने को मिल सकता है आपको, वुलर्ड विजन देखने को मिल सकता है। हाई पिच कराई, ज्यादा जोर से रोएगा। बैलेंस एंड गेट, चलने फिरने में दिक्कत होगा। स्लो और लॉस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन, जो बच्चे जो डेवलप होते हैं कहीं ना कहीं उसके माइलस्टोन में भी क्या हो जाएगा? इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं खो देगा। सीजर जो है सीजर देखने को मिल सकता है। पुअर एपेटाइट, भूख कम लगेगा। और यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है जिसमें जो है बच्चा जो यूरिन जो है वो सही से नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हेडेक, एडल्ट के अंदर हेडेक देखने को मिल जाएगा। नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग और गेट डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस और कोऑर्डिनेशन, लेथार्जी, ब्लडर इनकंटिनेंस, इंपेयर्ड विजन, इंपेयर कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी लॉस, माइल्ड डिमेंशिया, कंफ्यूजन वाले स्टेज देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? क्रैकपॉट साइन को देख के और मैकवियन सनसेट साइन को देख के। सनसेट जो साइन दिख रहा है आपको, इस साइन को देखने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो सीटी स्कैन एमआरआई करवाएंगे। क्रैकपॉट साइन कैसे चेक करते हैं उसको देख लीजिए। क्रैकपॉट साइन कैसे हम करते हैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। सॉरी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, टेस्टिंग और डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, इसको देख लीजिए। टेस्टिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीएटी पुराना नाम था सीटी स्कैन का, जिसमें कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी नाम था। तो सीटी स्कैन या फिर सीएटी स्कैन एक ही है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम कहते हैं एमआरआई, एमआरआई करवाएंगे। लंबर पंक्चर टेस्ट जिसमें कि हम सीएसएफ का वैल्यू देखेंगे। इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको हम चेक करेंगे। आइसोटोप क्रेस्टोमी, आइसोटोप क्रेस्टोमी से जो है हम सीएसएफ के अंदर जो है हम एक ब्लू कलर का जो एक्सरे है आइसोटोप फील्ड कर देंगे, उससे हम पता चलेगा कि कहां पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, कहां पर रुकावट है सीएसएफ का। मेडिकल मैनेजमेंट, एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं मेडिसिन के रूप में। ये एसिटाजोलामाइड जो है क्या करवाता है, ये री एब्जॉर्वेशन करवाता है, री एब्जॉर्व कर लेता है ज्यादा जो प्रोड्यूस हुआ है सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको कहीं ना कहीं री एब्जॉर्व करवाता है। फ्यूरोसामाइड क्या है? फ्यूरोसामाइड एक डाययूरेटिक्स है जो कि क्या करता है, बाहर निकालता है ज्यादा जो फ्लूइड लेवल है बॉडी के अंदर। फिनोबार्बिटइन, ये सब जो है आपको सेट करने के लिए है मेडिसिन। ये तो हो गया दो, उसके ऊपर ये हो गया सेट। इसके कॉम्प्लिकेशन जो आएंगे जैसे सीजर वगैरह को सेट करने के लिए। इंडो, अब सर्जिकल मैनेजमेंट इसका बेस्ट मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकोस्टोमी करवाएंगे, जिसको हम ईटीवी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, हम जो है इंडोस्कोपी के जरिए जो है हम कहीं ना कहीं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो है हम एक डायरेक्ट पाइप डालेंगे और उससे जो है किसी और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो है वो सीएसएफ को हम ट्रांसफर करवा देंगे। संट कहाँ कहाँ प्लेस हो सकता है, वो है वेंट्रिको आर्टियल संट, जिसमें कि हम वेंट्रिकल से संट डाल के किसमें हम कर सकते हैं, आर्टरी, जो हार्ट के आर्टरी के अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा। वेंट्रिको पेरिटोनियल संट, ये सब ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है, जिसमें कि वेंट्रिकल से जो संट डाल के पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं और फिर पेरिटोनियल कैविटी में रीअब्जॉर्ब होके ये मेंटेन कर लेता है लेवल को। लंबो पेरिटोनियल संट, ये भी बहुत कम यूज में लिया जाता है, जिसमें कि जो है वेंट्रिकल से जो है हम कहीं ना कहीं लंबर पंक्चर करके वहां से भी जो हम सीएसएफ निकाल लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो गया, मेजर ऑपरेशन से पहले हम क्या करेंगे, मेजर द हेड सर्कमफेरेंस डेली करना है हमें, डेली हमें हेड का सर्कमफेरेंस लेना है। पाल्पेट द फ्रंटेनल और एविडेंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो हमें पाल्पेट करना है फ्रंटेनल और एविडेंस लेना है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, एसेस करना है पेपिलरी रिस्पॉन्स एंड हेल्प करना है कॉन्शियसनेस को, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस रेगुलरली, प्रोवाइड क्लैम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम नोजोकोमियल इन्फेक्शन, चेंज द इन्फेंट पोजीशन फ्रीक्वेंटली।
पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना है, प्लेस द इन्फेंट इन द फ्लैट पोजीशन टू प्रिवेंट रैपिड CSF ड्रेनेज, चेक वाइटल साइन एवरी 15 to 13 मिनट इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स, एसेस करना है हमें न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, एसेस करना है हेड सर्कमफेरेंस रेगुलर, ओरल रिहाइड्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड आफ्टर द बबल साउंड रीअपेयर, चेक करना है ड्रेसिंग को फॉर एनी ड्रेनेज, टीच करना है पेरेंट्स अबाउट द केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम। ये हमारे रेफरेंस थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।